जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस, जो कि था चैप्टर 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कोशिका कला द्वारा परिवहन। अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और अगली हेडिंग पढ़ते हैं मध्यस्थली अभिगमन। मध्यस्थली अभिगमन क्या है, इसका काम क्या है, इसका कोशिका में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, मध्यस्थली अभिगमन। मध्यस्थली का मतलब होता है मध्यस्थ का काम करना या बीच का काम करना, जिसको हम बोल सकते हैं हेल्पर या हेल्प करना। जैसे कोई वस्तु है, या हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में पैसा जमा करने। अब बैंक में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, क्या हम पैसे को डायरेक्ट बैंक में रख देते हैं? ऐसा नहीं होता। या पैसा लेने के लिए जाते हैं तब भी क्या हम डायरेक्ट बैंक से पैसा लेके चले जाते हैं? ऐसा नहीं होता। हम बैंक में जाते हैं, कैशियर होता है वहाँ पे। वहाँ क्या करते हैं, हम कैशियर को पैसा देते हैं, एक फॉर्म फिलअप करते हैं, कैशियर को देते हैं, फिर पैसा क्या होता है कैशियर रखता है। और लेने की प्रक्रिया में भी सेम प्रोसेस यही होता है। तो जो वह कैशियर है वह क्या काम कर रहा है, मध्यस्थ का काम कर रहा है, बीच का काम कर रहा है, हेल्पर का काम कर रहा है, हमको मदद कर रहा है क्या करने, पैसे को हमको देने या हमसे लेके जमा करने में। सेम इसी प्रकार कोशिकाओं में भी होता है। जैसे कह रहा है कि कोई जैविक कार्य जब किसी बीज के कारक या मध्यस्थ के माध्यम से होता है। बीज के कारक या मध्यस्थ का मतलब से उसमें कोई क्या होगा, कोई एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होगा या कोई विशेष प्रकार का एंजाइम होगा जो क्या करेगा, कोशिका में बाहर या पदार्थों को बाहर या अंदर ले जाने में मदद करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मध्यस्थली अभिगमन कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं। कोई जैविक कार्य जब किसी बीज के कारक या मध्यस्थ के माध्यम से होता है उसे क्या बोलते हैं, मध्यस्थली अभिगमन। उसके बाद यानी ऐसे बोल सकते हैं, यानी जैविक प्रक्रिया जो सीधे नहीं, वह जैविक प्रक्रिया जो सीधे नहीं बल्कि किसी मध्यस्थ कौन कौन सा, प्रोटीन, एंजाइम, रिसेप्टर के जरिए पूरी होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, मध्यस्थली अभिगमन। तो इतना समझ में आया मध्यस्थली अभिगमन क्या होता है। ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मध्यस्थली अभिगमन का मतलब इतना समझ लेना कि अभिगमन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या चलना फिरना, ये हो गया अभिगमन। और मध्यस्थली जो ले जा रहा है या ले आ रहा है उसे हम बोलेंगे मध्यस्थली, या जो इसके मध्य में काम कर रहा है उसे बोलेंगे हम मध्यस्थली। जैसे ये कोई वस्तु है, इसको यहां तक ले जाना है, क्या यह वस्तु स्वतः चली जाएगी? नहीं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी व्यक्ति या किसी मशीन को उठा लाएंगे और फिर क्या करेंगे, यहां से ले जाके यहां पे रखेंगे। अब यहां से यहां तक ले आने में जो काम किया, जो मशीन लगी, वह क्या होगा, वह मध्यस्थ होगा। क्या होगा, मध्यस्थ होगा, मतलब हेल्प करेगा या हेल्पर होगा, हेल्पर होगा। सेम उसी प्रकार जो प्रोटीन, एंजाइम या रिसेप्टर कोशिकाओं में कोशिका के बाहर के वेस्टेज या कोशिका के अंदर के वेस्ट को बाहर लाते हैं या कोशिका के बाहर से चीजों को अंदर ले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मध्यस्थली अभिगमन। या कितने टाइप का होता है, अभिगमन के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं सुगमीकृत और दूसरे को बोलते हैं सक्रिय अभिगमन। सुगमीकृत अभिगमन क्या होता है, ऐसा अभिगमन, सुगमीकृत अभिगमन ऐसा अभिगमन जिसमें कोई पदार्थ झिल्ली को सीधे पार नहीं कर सकता। इसमें क्या होगा, कोई भी पदार्थ झिल्ली को सीधे पार नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्या जरूरत होती है, विशेष प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है। विशेष प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है, यानी इसमें क्या होता है, एटीपी खर्च नहीं होती, मतलब ऊर्जा खर्च नहीं होता। कोई विशेष एक प्रकार का प्रोटीन होगा जो क्या करेगा, ये पदार्थ को झिल्ली के आर पार ले जाने में मदद करेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सुगमीकृत अभिगमन। दूसरा क्या है, सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन क्या होता है, जब कोशिका किसी पदार्थ को उसकी प्राकृतिक दिशा मतलब हाई से लो ले जाएगी या लो से हाई ले आएगी। मतलब जहां पे जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या पढ़े थे, CO2 और ऑक्सीजन। कोशिका के अंदर क्या होता है, जब CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है और बाहर CO2 की मात्रा कम हो जाती है, और बाहर O2 की मात्रा अधिक हो जाती है और अंदर O2 की मात्रा कम हो जाती है। मतलब एक गैस की मात्रा अधिक होती है और दूसरी गैस की मात्रा कम होती है, तो क्या करती है, वह स्वतः ही परिवहन करना शुरू करती है, स्वतः ही अंदर से बाहर आ जाती है, और जो गैसें बाहर ज्यादा होती हैं वह अंदर चली जाती है, मतलब अपने बैलेंस को बनाए रखती है। यही कह रहा है ना कि प्राकृतिक दिशा के विरुद्ध, मतलब अगर यहां बाहर O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर
ऑक्सीजन अगर बाहर बहुत ज़्यादा है कोशिका के तो क्या करेगी, स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी कोशिका के अंदर। तो इसीलिए क्या करें, दिशा के विरुद्ध ले जाने के लिए एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है, इसे सक्रिय अभिगमन कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सक्रिय अभिगमन। मतलब इसमें क्या होगा, जो चीजें होंगी जाएगा स्वतः ही, नहीं इसके लिए क्या होगा, स्वतः जाएगा। स्वतः जाने के कारण क्या होगा, इसमें एटीपी मतलब ऊर्जा लगेगी, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सक्रिय अभिगमन। आशा होगा आप लोगों को ये हेडिंग अच्छे से समझ में आ गया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, जैसे कि यह क्या होती है, निर्जीवों में पाई जाती है। हम सजीवों में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका। अब हम लोग अगर पादप की बात करें तो पादप में क्या पाई जाती है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है वह होता है कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। भित्ति मीन्स होगी दीवार या कोशिका की दीवार। तो कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है। यह कैसी संरचना होती है, निर्जीव संरचना, जो कि क्या होती है, जो अंदर के जीवद्रव्य में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, बाहर त्याग दिए जाते हैं और उन्हीं से निर्माण होता है जीव कोशिका भित्ति की। जैसे क्या, यह पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है, या क्या क्या रहती है, पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों द्वारा, जो कि क्या होती है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गोल्जी उपकरण। इसके निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह होता है गोल्जी उपकरण। और निर्माण किससे होता है, तो कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित अपशिष्ट पदार्थों द्वारा इस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें कि कोशिका भित्ति कितनी परतें होती है, कोशिका भित्ति की कितनी परतें होती हैं, तो कोशिका भित्ति की मुख्य 3 परतें होती है, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति। मध्य पटलिका क्या होती है, इसका निर्माण होता है पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट से। जो मध्य पटलिका होती है उसका निर्माण होता है पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट से, जिसका काम क्या होता है, 2 कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ना। 2 कौन कौन सी, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय कोशिका भित्ति। तो कह रहा है अब प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है, मध्य पटलिका के दोनों ओर, मध्य पटलिका के दोनों ओर, हम चित्र में देख सकते हैं ये क्या है, ये मध्य पटलिका, इसके दोनों ओर ना, मध्य पटलिका के दोनों ओर सेल्यूलोज की पतली व लचकदार परत होती है। परत प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। कौन सी होती है, जो पतली सी, यहां से अगर हम देखेंगे ये मध्य पटलिका है, ये वाली, और इसके इस साइड में ये और ये जो पतली और लचकदार, पतली और लचकदार जो परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब उसके बाद हम द्वितीय कोशिका भित्ति क्या है, तो लिग्निन व सेल्यूलोज की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे बनी थी, सिर्फ सेल्यूलोज की, लेकिन द्वितीय कोशिका भित्ति लिग्निन व सेल्यूलोज की बनी, अपेक्षाकृत मोटी। ये पतली थी लेकिन ये कैसी है, मोटी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति की भीतरी सतह पर स्थित होती है। अब कहाँ पे, प्राथमिक कोशिका भित्ति की भीतरी सतह पर स्थित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति। अब इसको हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं। कोशिका भित्ति क्या था, कोशिका भित्ति यह कहाँ पाई जाएगी, पादप में, और यह कैसी होती है, एक निर्जीव संरचना होती है। और काम क्या होता है, कोशिका जो पादप कोशिका होता है इसको चारों तरफ से बांधे रखती है, मतलब चारों तरफ से घेरे रखती है। निर्माण कैसे होता है, कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित अपशिष्ट पदार्थों द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका भित्ति को बनाने में वह होता है गोल्जी उपकरण। इसके कितनी परतें होती है, इसमें 3 परतें, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति। मध्य पटलिका क्या होती है, पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसका काम क्या होता है, 2 कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ना। जैसे पहले को क्या कह रहा है, मध्य पटलिका के दोनों ओर क्या होती है, सेलुलोज की बनी एक पतली और लचकदार परत होती है, जो क्या कहलाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। उसके बाद द्वितीय कोशिका भित्ति क्या होती है, लिग्निन व सेलुलोज की बनी अपेक्षाकृत, मतलब बहुत मोटी नहीं होती, अपेक्षाकृत मोटी होती है। और प्राथमिक भित्ति की भीतरी सतह पर होती है। अब अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें, कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, कुछ तो काम होगा जो इसे पेड़ों में मिला, नहीं तो हम लोग मनुष्यों में भी मिलता है कोशिका भित्ति। तो इसका काम क्या होता है, अगर हम इसके काम के बारे में जाने तो क्या होती है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन मतलब कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य में क्या होता है, यह क्या देता है, मजबूत मतलब दृढ़ता प्रदान करता है, एक आकार और
दृढ़ता प्रदान करता है किसको? कोशिका को। जो पादप कोशिका होती है उसे आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। अगर हम कोशिका पादप कोशिका भित्ति का संरचना देखें तो कुछ इस टाइप से होती है। कुछ इस टाइप से होते हैं पादप कोशिका भित्ति। अगर इसमें हम देखेंगे तो छोटे छोटे क्या है, ये छिद्र है। ये छोटे छोटे क्या है? छिद्र हैं। इन्हीं छिद्रों से जीव द्रव्य होता है। जो जीव द्रव्य होता है वो क्या होता है? इन्हीं छिद्रों से तंतु में मतलब धागों से बंधा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य तंतु। क्या बोलते हैं जिसे हम? जीव द्रव्य तंतु। तो जीव द्रव्य तंतु अगर पूछे तो क्या होता है? तो क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से कोशिका द्रव्य एक रेशों से, एक धागे से बंधी होती है, जिसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। इसका काम होता है भोजन को या पदार्थों को अंदर ले आने में यह मदद करता है। तो आशा होगा कि आपको कोशिका भित्ति अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है केंद्रक। लोग जानते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? केंद्रक कहाँ पाया जाता है? हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, जब कोशिका पढ़ रहे थे तो कोशिका में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, केंद्रक। तो कहाँ पाया जाएगा? कोशिका के अंदर। कहाँ पाया जाएगा? कोशिका के अंदर ना। कोशिका के अंदर पाया जाएगा क्या? केंद्रक। और किससे घिरा रहता है? जीव द्रव्य से। जीव द्रव्य से घिरा रहता है। और जीव द्रव्य से घिरा रहता है। और रंग कैसा होता है? गहरे रंग का। कैसा होता है? गहरे रंग का। क्या होता है? एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? केंद्र। कुछ इस टाइप से ये है, मानते हैं इसको हम कोशिका। इसमें भरा होता है क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य से ही घिरा होता है एक गाढ़े काले रंग या गहरे रंग की संरचना, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब कई सारी कोशिकाओं में क्या होता है? हर कोशिकाओं में देखिए क्या, हर कोशिका में क्या होता है? हर कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। हर कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। लेकिन किसी किसी कोशिका में, जैसे शैवाल की कोशिका हो गई, उसमें क्या होता है? एक से अधिक भी केंद्रक पाए जाते हैं। और केंद्रक की पूछेगा, केंद्रक का खोज कौन किया था? तो केंद्रक की खोज लिख लेना। केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। जब हम लोगों ने कोशिका को शुरू में पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने क्या इसको पढ़ लिया था, कोशिका की केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 में। तो ये एक नॉर्मल था। अब हम लोग इसको बेसिक और मतलब डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा होगा कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करा देंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।